हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी और यहाँ मैं लेकर आया हूं मैथ्स के कुछ वेरियस टॉपिक्स बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से अभी कुछ ही दिनों पहले राजस्थान में रीट की भर्ती की खबरें आई हैं। ऐसी खबरें सुनने को मिली हैं कि जनवरी के जो सेकेंड हाफ है, जो दूसरा पखवाड़ा है, उसमें मतलब 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में रीट की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। अभी तक एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, लेकिन टाइम टाइम बता दिया गया है कि अब से लगभग 2.5 महीने के बाद या लगभग 3 महीने के बाद रीट की परीक्षा का आयोजन हो सकता है। तो कई जो युवा साथी हैं वो इस शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें कई सारे पद खाली हैं, पदों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। अभी एग्जैक्ट पदों की संख्या तो नहीं आउट की गई है कि कितने पद हैं, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पद आएंगे, ये पक्का है। तो बहुत से जो युवा साथी हैं वो इस शिक्षक भर्ती की तैयारी में अभी लग गए होंगे। तो इसीलिए इसी रीट भर्ती को देखते हुए आज से एनएम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर रीट की जो मैथ्स है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की जो मैथ्स है, उसके लिए एक सेपरेट बैच, रीट बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जहां पर आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैंने व्हाट्सएप पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने लिखा था कि मैं रीड का बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, और मैंने अपने साथियों से और कुछ लोगों से सजेशंस मांगे थे कि कौन सी चैप्टर से इसे स्टार्ट किया जाए। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि इसे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी कि भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर से शुरू किया जाए। तो हम लोग आज इसे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव वाले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं। तो इस रीड बैच में होगा क्या? इस रीड बैच में हर 2 दिन में आपको रीड बैच की एक वीडियो मिलेगी, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 के कुछ मैथ्स के टॉपिक्स देखेंगे कि उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहले हम एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उस चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे, किस तरह के सवाल आने हैं, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर समझेंगे। और एंड में जब वो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक एडिशनल उस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रीट के पिछले 10 सालों के पेपर में आए हैं, पिछले 10 सालों के रीट के पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। हर 2 दिन में रीट बैच का एक वीडियो देखने को मिलेगा। अब 2 दिन में क्यों, रोज क्यों नहीं? तो रोज इसीलिए नहीं क्योंकि जो हमारा यूट्यूब चैनल है एनएम ट्यूटोरियल्स, उस पर हम छोटे बच्चों के लिए क्लास 6, 7, 8 और उनकी जो स्कूल स्टडीज़ हैं, आगे जाके 9th और 10th भी हम स्टार्ट करेंगे, तो उनकी जो स्कूल स्टडीज़ हैं उससे रिलेटेड भी, उनकी एनसीईआरटी से रिलेटेड भी जो सिलेबस है उसका भी हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं। अगर हम पूरी तरह रीड बैच में लग गए तो उनकी पढ़ाई, जो छोटे बच्चों की पढ़ाई है, वो बीच में अटक जाएगी और हमारा फिर पूरा फोकस रीड बैच पे केंद्रित रहेगा। और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से एक दिन में 2 वीडियोस बनाना, एक रीड बैच की एक स्कूल बैच की, और उन्हें अपलोड करना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी जैसे आज 17 अक्टूबर को रीड बैच का पहला वीडियो हम शुरुआत कर रहे हैं, तो अगला जो इसका जो सेकंड वीडियो है वो आपको 19 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे दिन पास आएंगे, हमें अगर लगता है कि रोज़ एक वीडियो डालने की ज़रूरत है, तो हम फिर बाद में कुछ दिनों बाद रोज़ एक वीडियो की शुरुआत ज़रूर करेंगे। फिलहाल हर 2 दिन में एक वीडियो, और इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के सभी टॉपिक्स को समझेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एक एक बारीक से सवाल को स्टडी करेंगे, और उसके बाद जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक एडिशनल वीडियो आएगा उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, जैसे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, पिछले 10 सालों में जो रीट के प्री के पेपर्स में आए हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 1 घंटा 1.5 घंटे का, जितना भी टाइम लगेगा उतना लंबा वो वीडियो आएगा, जिसमें सब लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो आज से हम रीट बैच की शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि रीट की तैयारी करने वाले जो युवा साथी होते हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो इसीलिए ये जो बैच होगा रीट बैच, वो भी बाईलिंगुअल होगा।
दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। मैंने यहाँ पर भी टाइटल दोनों भाषाओं में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश में भी हम लोग इसे पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर कहीं आपको डाउट आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस टॉपिक को दोबारा से समझाया जाए। अगले वीडियो में उसे और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। दो भाषाओं में करने का यही एक कारण है कि जो हिंदी मीडियम के साथी हैं, अगर मैं पूरी तरह इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगा। और फिर अगर पूरी तरह हिंदी में पढ़ाता हूँ तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इतने अच्छे से हिंदी जानते नहीं है, तो उन्हें समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस को हम एक साथ रखेंगे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये भी फ़ायदेमंद है क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट भी साथ में चल रहा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये भी पता चलेगा कि किस वर्ड को, किस हिंदी शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, बहुत सी बार जो क्वेश्चन छपता है वो तो इंग्लिश में भी छपता है और हिंदी में भी छपता है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में सवाल कुछ और लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है। प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है जिस वजह से सवाल की लैंग्वेज बदल जाती है। और अगर आप लोगों ने वो जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके पहले पेज को पढ़ा हो तो उसमें लिखा रहता है कि अगर सवाल में कोई त्रुटि रह गई, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई, तो इंग्लिश वर्जन को, अंग्रेजी वर्जन को मान्य माना जाता है, वैलिड माना जाता है। तो बहुत से लोग जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो तो हिंदी प्रश्न पढ़ के उसको सॉल्व कर देते हैं और गलत हो जाता है। इसीलिए जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस बैच को देख के कोशिश करें, हम कोशिश करें कि वो भी जान सकें कि किस हिंदी शब्द को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताकि उन्हें सवाल समझने में आसानी हो। तो अब बिना किसी वक्त की बर्बादी के आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा रीड का बैच, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यानी कि भिन्न एवं दशमलव, इस चैप्टर के साथ। तो अब बात करते हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स की, यानी भिन्न एवं दशमलव की। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। सबसे पहले भिन्न को समझते हैं कि भिन्न क्या होते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा और सही से लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सी संख्या भिन्न है। तो सबसे पहले एक बहुत ही आसान से उदाहरण से, एक बहुत ही इजी से उदाहरण से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, और ये अभी पूरा एक वृत्त है हमारे पास। ये एक वृत्त है हमारे पास। अब इस वृत्त को मैंने, इस सर्कल को यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिया। इस सर्कल को मैंने यहाँ से दो हिस्सों में बांट दिया। तो ये हिस्सा कितना हिस्सा हो गया इसका, इस सर्कल का कितना हिस्सा हो गया, ये इस सर्कल का आधा हिस्सा हो गया। कितना हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया, हाफ पोर्शन हो गया। तो अब इस आधे हिस्से को हम कैसे दर्शाएंगे। जब एक पूरा वृत्त था हम सिंपल लिख देते हैं ये एक वृत्त है, ये एक सर्कल है। तो अब इस आधे हिस्से को हम कैसे दर्शाएंगे, तो हम इसे दर्शाएंगे एक वृत्त के
एक सर्कल के दो हिस्से, एक वृत्त, एक सर्कल के दो हिस्से। बीच में ये जो लाइन है ये फ्रैक्शन का सिंबल है, भिन्न का सिंबल है। एक वृत्त के कितने वृत्त थे? एक वृत्त, एक सर्कल, उसके हमने कितने हिस्से करे? दो हिस्से। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1/2। ऐसे इसको भी हम क्या बोलेंगे? 1/2। एक सर्कल का एक सर्कल के दो हिस्से। ठीक है, इस आधे पोर्शन को भी 1/2, 1/2, इस आधे हिस्से को भी 1/2। अब मान लीजिए कि ये तो हमने आधे को तो चलिए बता दिया। अब अगर इसी वृत्त को अब मैंने इसी वृत्त को 4 हिस्सों में कर दिया है। अब इसी वृत्त को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अभी तक 2 हिस्से थे, तो अब इस वृत्त के कितने हिस्से हैं? अब इस वृत्त के हो गए 4 हिस्से, इस सर्कल के हो गए 4 पार्ट। तो इस पार्ट को, इस एक पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? इसका इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? 1/4 पार्ट। इस पूरे हिस्से को हम क्या बोलेंगे? 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 पार्ट। इस पूरे हिस्से को क्या बोलेंगे? 1/4, यानी कि 1/4। ऐसे इसको भी 1/4 बोलेंगे, इसको भी 1/4, यानी कि 1/4। मैं एक तरफ हिंदी में एक तरफ इंग्लिश में इसे लिख रहा हूँ ताकि आपको जो इंग्लिश में समझते हैं वो इंग्लिश में समझ लें, जिनको हिंदी में आता है वो हिंदी में समझ लें, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें भी पता चल जाए कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी पता चल जाए कि हिंदी में क्या कहते हैं। कंफ्यूजन किसी भी तरह की ना रहे। तो यहाँ पर ये हो गया 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। तो हम इसे अब संख्या में कैसे दर्शाएंगे? जैसे हमने एक वृत्त के एक सर्कल के जब दो हिस्से करे थे, उसे हमने लिखा था एक सर्कल के दो हिस्से, इस तरह लिखा था। तो अब इस 1/4, अब इस एक सर्कल के कितने हिस्से हैं? 4 हिस्से हैं। तो इसको कैसे दर्शाएंगे? एक सर्कल के 4 हिस्से। इसी तरह एक सर्कल के 4 हिस्से, ये भी और ये भी। तो चारों 1/4। एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे? 1/4। 1/4 का मतलब होता है चारों हिस्सों में से एक हिस्सा। तो एक सर्कल के 4 हिस्से, 1/4, 1/4। तो अब ये जो नंबर्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं, 1/4, ये 1/2, ये क्या है? इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नंबर्स को हम क्या कहते हैं? तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? हम इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शंस या भिन्न। तो असल में फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शंस, एक फ्रैक्शन भी एक नंबर है, भिन्न भी एक संख्या है, जो जनरली P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में। अब ये P और Q क्या है? यहाँ पर P और Q क्या है? तो यहाँ पर P और Q क्या है? यहाँ पर
पी और क्यू क्या है यहाँ पर, होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या। हमने बचपन में पढ़ी हुई है होल नंबर और पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या मतलब वो संख्या है जो 0 से शुरू होकर हमारी जो गिनती चलती है वो हमारा होल नंबर। तो पी और क्यू हमारे क्या है यहाँ पर, पूर्ण संख्याएं हैं। तो आप देख सकते हो 1/4, यहाँ पर 1 भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, और 4 भी पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है। तो यहाँ पर हम 1/4 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन लिख सकते हैं, भिन्न लिख सकते हैं। उसी तरह 1/2, ये 1/2 में 1 भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और 2 भी होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है। तो पी और क्यू हमारे पास क्या है, पी और क्यू हमारे पास होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर ये 1/4 1/2 हम लोगों ने भिन्न लिख दिए, अगर हम इसी तरह से और भिन्न लिखे, मान लीजिए मैंने लिखा 2/0, 4/0, 0/3, 5/0। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या ये सभी भिन्न हो सकते हैं? अगर हम क्या ये सभी फ्रैक्शन हो सकते हैं? अगर हम डेफिनेशन के आधार पे देखें तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि एक तो p/q का रूप होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए, p/q का रूप होना चाहिए, और p/q पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अब देखो 2 भी पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या है, 4 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 0 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, इधर 5 होल नंबर है और इधर 0 होल नंबर है। तो क्या ये सभी जो संख्याएं हैं ये होल फ्रैक्शंस हैं? क्या ये सभी संख्याएं भिन्न हैं? तो असल में इसका जवाब है नहीं। अब मैं नहीं क्यों बोल रहा हूँ, आप भी सोचेंगे कि सर नहीं क्यों बोल रहे हैं, जबकि ये सारे तो इन दोनों शर्तों को पूरी करते हैं। पर असल में इन चारों में से सिर्फ एक संख्या है जो भिन्न है, जो फ्रैक्शन है, और वो संख्या कौन सी है, वो है हमारे पास ये 0/3। ये जो संख्या है 0/3, केवल यह हमारे पास फ्रैक्शन है। केवल ये हमारे पास फ्रैक्शन है, केवल ये हमारा भिन्न है। ठीक है, 2/0, 4/0 और 5/0, ये तीनों हमारे पास फ्रैक्शन नहीं है, भिन्न नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं है, आपने अभी बोला कि पी और क्यू जो है वो होल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर 4 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, सभी होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं, p/q का रूप भी है। तो फिर इनको फ्रैक्शन या भिन्न क्यों नहीं कहा जा रहा? क्योंकि फ्रैक्शन या भिन्न होने की 3 शर्तें होती है। पहली 2 शर्तें मैं आपको बता चुका हूँ। पहली शर्त तो यह है कि p/q के रूप में होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि p और q जो है वो पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। पर तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है? q 0 क्यों नहीं हो सकता जबकि यहाँ पर p और q पूर्ण संख्याएं हैं? तो हम लोगों ने जैसे स्कूल में भी नॉर्मली जब डिवीजन पढ़ा था
जब भाग करना हम लोगों ने सीखा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी गुणा और भाग दोनों में ही हमने पढ़ा था कि जब भी किसी संख्या को हम 0 से गुणा करते हैं या 0 में किसी संख्या का जब हम भाग देते हैं, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 0 से, तो उसका आंसर 0 आता है। हम लोगों ने पढ़ा था 0 डिवाइड बाय 3 क्या होगा, 0 होगा। 0 बाय 2 क्या होगा, 0 होगा। 0 बाय 5 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 बाय 3 0, 0 बाय 2 0, 0 बाय 5 0। लेकिन हम लोगों ने ये कभी नहीं पढ़ा कि 5/0 क्या होगा। मैं असल में कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी हम किसी संख्या को, किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, ये बात सही है। लेकिन क्या आपने कभी 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया है? कभी भी आपके पास ऐसा सवाल आया है कि 20 को 0 से डिवाइड करो, 20 को 0 से डिवाइड करो, या 15 को 0 से डिवाइड करो, 40 को 0 से डिवाइड करो, 100 को 0 से डिवाइड करो? कभी भी ऐसा सवाल आया? ऐसा सवाल पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि किसी भी नंबर से हम, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। 0 को तो हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर है वो आज भी अपरिभाषित है। इसका जो आंसर है 5/0 का, वो आज भी अपरिभाषित है, वो आज भी नॉट डिफाइंड है। हम लोग ये नहीं बता सकते कि 5/0 क्या हो सकता है। 0 से जब हम 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसका उत्तर आज भी अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है। इसीलिए हम कभी भी यहाँ नीचे की साइड पर हम कभी भी 0 को नहीं लेते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि 5/0 जैसे इन जैसे नंबर्स को हम भिन्न क्यों नहीं कहते, क्योंकि फ्रैक्शन होने की, भिन्न होने की 3 शर्तें हैं। पहली है P/Q या इस फॉर्म में होना, P/Q के रूप में होना। दूसरी शर्त, P और Q यहाँ पर क्या होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। और तीसरी शर्त, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर जैसे कि 1/4 यहाँ पे P और Q, P/Q के रूप में है, P और Q होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और Q यानी कि यहाँ पर नीचे वाला जो हमारी संख्या है, नीचे वाला जो नंबर है वो 0 नहीं है, 4 है। तो जब ये तीनों कंडीशन कोई नंबर पूरी करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं या भिन्न कहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जैसे ये है हमारे पास P और Q, ये किस स्थान पर है? आप बोलोगे P ऊपर है, Q नीचे है, लेकिन बेटा इनकी जो पोजीशंस हैं, ये P की पोजीशन और ये Q की पोजीशन, इन पोजीशंस का भी एक नाम होता है। इन पोजीशंस को हम क्या कहते हैं, इस जगह का क्या नाम है? P जिस जगह पर, उस जगह का क्या नाम है? P जिस जगह पर, उस जगह का क्या नाम है? न्यूमरेटर, यानी कि अंश।
पी जिस जगह पर है उस जगह का नाम है न्यूमरेटर। ये जो ऊपर वाली जो पोजीशन है ना, इस लाइन के ऊपर वाली, ये फ्रैक्शन, ये भिन्न वाली लाइन की ऊपर वाली, इस जगह को हम कहते हैं न्यूमरेटर यानी कि अंश। और जो नीचे वाले जो पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हिंदी में हर। डिनोमिनेटर यानी कि हर और न्यूमरेटर यानी कि अंश। सभी हिंदी मीडियम वाले अंश याद रखें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो न्यूमरेटर, हिंदी वालों के लिए हर और इंग्लिश वालों के लिए डिनोमिनेटर। अब हिंदी मीडियम वालों को भी ये पता चल जाएगा कि अंश को इंग्लिश में क्या कहते हैं और हर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये उनके लिए भी सुविधा है, ताकि अगर इंग्लिश में भी उन्हें सवाल पढ़ना पड़े तो वो समझ जाएंगे कि वो क्या पूछ रहा है। वैसे तो हिंदी में आता ही है, पर कभी कोई गलती लगे, मिस्टेक लगे और इंग्लिश में पढ़ना पड़े तो उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से शब्द का क्या मतलब है। तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों भाषाओं में लिख रहे हैं और मैं दोनों भाषाओं में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो P को हम क्या कहेंगे, P को हम कहेंगे न्यूमरेटर यानी कि अंश, और Q को हम कहेंगे डिनोमिनेटर यानी कि हर। तो इन शॉर्ट अब फ्रैक्शंस क्या होते हैं, क्या सीखा हमने। फ्रैक्शंस वो नंबर होते हैं जो हमारे पास P बटा Q के रूप में हो, P और Q होल नंबर हो यानी पूर्ण संख्याएं हो, और Q 0 के बराबर जिसमें ना हो। तो अब हम लोगों ने फ्रैक्शन तो समझ लिया कि भिन्न क्या होते हैं, अब समझते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न के प्रकारों की। अब हम बात करेंगे भिन्न के प्रकारों की, कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा फ्रैक्शन जो है हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, और तीसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। तो ये क्या क्या होते हैं वो हम एक एक करके अब यहाँ पर देखते हैं। तो पहला बात करते हैं हम पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि
प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न के बारे में। पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। इसको ठीक से लिखता हूँ। प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि उचित भिन्न के बारे में कि ये क्या होते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होता है, ऐसे फ्रैक्शंस, ऐसे भिन्न जिनका जो न्यूमरेटर होता है, जो अंश होता है, वो उसके डिनोमिनेटर से यानी उसके हर से छोटा होता है। हमारा जो अंश है वो छोटा होगा हर से, यानी कि हमारा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। यानी कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, p बटा q, कोई अगर फ्रैक्शन है तो इस p बटा q में हमारा जो p है वो छोटा होगा q से। अंश छोटा होगा हर से, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। और यहाँ पे देख लो आप, जो हमारा p है वो छोटा है q से। मतलब इसके हम एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या क्या बनेंगे, जैसे कि 1/4, 3/5, 6/7, 8/13। तो ये सभी जो फ्रैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अंश है, जो ऊपर वाला हमारा नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। हमारा अंश, हमारा ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। तो ये हमारा पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब सेकंड टाइप कौन सा होता है फ्रैक्शंस का, सेकंड टाइप होता है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि अनुचित भिन्न। सेकंड टाइप है हमारा अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यानी कि अनुचित भिन्न। तो अब अनुचित भिन्न क्या होते हैं, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में तो हमने देखा कि जो हमारा अंश है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे हर से यानी डिनोमिनेटर से छोटा है। उसी का उल्टा यहाँ पर होगा। यहाँ पर हमारा जो अंश होगा यहाँ पर हमारा जो अंश होगा वो बड़ा होगा हर से। अंश यहाँ पर बड़ा होगा हर से, यानी कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा हमारे डिनोमिनेटर से, n ग्रेटर देन d। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन लेते हैं p बटा q, तो इसमें हमारा जो p है वो हमारा बड़ा होगा
क्यू से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न में क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो रहा था, हमारा अंश जो था वो छोटा था हर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी अनुचित भिन्न में क्या होगा, अंश हमारा हर से बड़ा होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, पी क्यू से बड़ा होगा। अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या होंगे, जैसे 7/4, 5/3, 10/4, 9/5। तो ये जैसे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, 7/4, 5/3, 10/4, 9/5, सब में देखो आप 7 बड़ा है 4 छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है। इधर भी 5 बड़ा है 3 छोटा है, इधर 10 बड़ा है 4 छोटा है, इधर भी 9 बड़ा है 5 छोटा है। तो अंश बड़ा हो रहा है, हर छोटा हो रहा है। अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पार्ट की, तीसरे तरह के जो हमारे फ्रैक्शंस हैं। वो कौन से फ्रैक्शंस होते हैं। तीसरे थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। हिंदी में बोले तो मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शंस यानी कि मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शंस यानी कि मिश्रित भिन्न। यह है हमारा थर्ड पार्ट फ्रैक्शन का। हम अब आप जानते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। जैसे प्रॉपर में, उचित भिन्न में, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अंश छोटा था, उसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा था, डिनोमिनेटर छोटा था। और इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब आप सोचोगे कि इसमें दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नहीं, ऐसे दोनों बराबर हो जाएंगे अगर मान लो, अगर हम दोनों बराबर बना दें 5/5, तो ये तो 5 से 5 डिवाइड होके 1 आ जाएगा, फिर तो भिन्न का रह गया वो। तो इसमें दोनों बराबर तो नहीं होंगे, तो फिर मिश्रित भिन्न होगा क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा। मिश्रित भिन्न बनता है किसी भी भिन्न के साथ, किसी भी फ्रैक्शन के साथ एक होल नंबर को, एक पूर्ण संख्या को जोड़ने पर। कैसे जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम जोड़ें, मैं यहाँ पर पहले एक मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ कि उसे कैसे लिखते हैं। तो हम उसे लिखेंगे कुछ इस तरह से। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। ये ये 5/4 तो हमारा भिन्न हो गया, और यहाँ पर जो ये 3 है, ये जो 3 है, ये क्या है हमारा, ये 3 हमारा क्या है, ये 3 है हमारा होल नंबर। ये 3 है हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। 3 क्या है हमारा होल नंबर,
और ये 5/4 हमारा क्या है, 5/4 हमारा है फ्रैक्शन। 5/4 है फ्रैक्शन और 3 है हमारा होल नंबर। तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो मिश्रित भिन्न है, हम उसे इसी तरह दर्शाते हैं, एक फ्रैक्शन के साथ, एक भिन्न के साथ, एक होल नंबर को, यानी एक पूर्ण संख्या को हम रखते हैं। तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि मिश्रित भिन्न। तो अब आप सोच रहे होंगे कि चलो अगर हम चाहें, जैसे ये हमारा कोई फ्रैक्शन है 3/2 या 4/2, तो इसका मान तो हम फिर भी निकाल सकते हैं। इसको इससे काटा 1.5 आ गया, इसको इससे काटा 2 आ गया, तो इसका मान तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू तो हम फिर भी निकाल सकते हैं। लेकिन मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आप सोच रहे होंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? ये 3 सहित ये 3 5/4, 3 के साथ 5/4, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो मैं आपको इसको इधर सॉल्व करके दिखाता हूँ। यही फ्रैक्शन लेते हैं हम, ये हमारे पास फ्रैक्शन है 3 5/4। इसकी हमें वैल्यू कैसे निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं बताता हूँ। ये वाला जो आपका होल नंबर है, जो आपकी ये पूर्ण संख्या है, इसे हमारे हर से, हमारे डिनोमिनेटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपको प्लस दिख रहा होगा, ये अगर सीधा देखें तो मैंने इसको क्या करना है, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो होल नंबर है, हमारी जो पूर्ण संख्या है, उसे हर से, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद, इन दोनों को गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा आपके पास, जो प्रोडक्ट आएगा, उसको इसमें प्लस करना है। पहले 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें पहले हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा, होल नंबर को डिनोमिनेटर से, पूर्ण संख्या को हर से गुणा करा, उसके बाद उसमें हमने कितना जोड़ा, उसके बाद उसमें प्लस का 5, यानी कि इन दोनों को गुणा करने के बाद अंश को जोड़ना है। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर को जोड़ना है। पूर्ण संख्या को हर से गुणा करने के बाद उसमें अंश को जोड़ना है। तो इससे हमें क्या आंसर मिल रहा है करके देखते हैं। 3 चौक 12 होते हैं, 3 4 जा 12, और 12 और 5 हमें मिल रहा है 17। इसका आंसर हमें 17 मिला। तो क्या इसकी वैल्यू 17 है? तो नहीं, इसकी वैल्यू 17 भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू है क्या? 3 × 4, 3 चौक 12 और 5 17, ये तो सही है। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे? तो ये जो 17 है, ये हमने लिखा है यहाँ पर। जो भी हमारा आंसर आता है उसको तो हम लिखेंगे हमारे अंश में, न्यूमरेटर में। ये हमने 17 लिखा न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में हर में हम क्या लिखेंगे, जो सवाल में जो हर हमें दे रखा था वही हर यहाँ पर आएगा। तो इसकी वैल्यू, इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 17/4। और ये 17/4 कौन सा भिन्न बना है हमारा, कौन सा फ्रैक्शन बना है? तो इसमें देखो आप, अंश जो है वो हर से बड़ा है कि छोटा है? अंश बड़ा है, न्यूमरेटर इसमें बड़ा है। तो ये वाला हमारा कौन सा फ्रैक्शन बन गया?
ये वाला हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, यानी कि अनुचित भिन्न बन गया। अंश इसमें बड़ा आ रहा है और हर छोटा आ रहा है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। याद रखना कि जब भी हम किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन का जब हम मान निकालेंगे तो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिलेगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि पहले तो हम इसको पूर्ण संख्या से गुणा कर रहे हैं ना, हर को हमने पूर्ण संख्या से गुणा करा, 4 को हमने 3 से करा, डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑलरेडी उस जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी हो जाएगी, डिनोमिनेटर से बड़ी हो जाएगी, हर से बड़ी हो जाएगी। 4 को 3 से गुणा करने पे 12 आ रहा है, ऑलरेडी 12 हमारा 4 से बड़ा है, तो 12 भी अगर ऊपर आता तो भी ये प्रॉपर नहीं बनता, इम्प्रॉपर यानी अनुचित ही बनता, तो कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं, इसमें कभी भी उचित भिन्न नहीं बनेगा, हमेशा इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न ही बनेगा। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें ऐसा सवाल दिया जाए, ये तो हमने 3 5/4 की वैल्यू निकाल ली, अब अगर हमें उसने उल्टा दिया होता, अगर उसने हमें दिया होता अगर उसने हमें 17/4 दिया होता, पर वो बोलता कि इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में चेंज करो, तो हम कैसे करते? इसको कैसे करते? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर होल नंबर क्या आ रहा है, या फिर यहाँ पर क्या होल नंबर आ रहा है, कौन सा हमें पूर्ण संख्या रखनी है, कौन सी यहाँ पर ऊपर अंश रखना है, हमें कैसे पता चलेगा? तो बहुत इजी है, हमारे पास है 17/4, ठीक है। हमारे पास है 17/4, तो 17/4 को हम कैसे करेंगे? तो 4 की हमें टेबल बोलनी है, टेबल्स तो सबको आती होंगी, 4 की हम टेबल बोलेंगे जब तक कि 17 से एकदम ज़्यादा वाली नंबर नहीं आ जाती। तो हम बोलते हैं अगर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 5 ज़ा 20, 5 बार में 17 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो इसलिए जो भी होल नंबर्स हमारे पास, जो भी पूर्ण संख्याएं 5 से पहले की होंगी, 5 से पहले की क्यों? क्योंकि 4 5 ज़ा 20, 5 टाइम्स में 17 से ज़्यादा का नंबर आ रहा है। फोर इंटू 5 आ रहा है हमारे पास 20, 5 टाइम्स में ज़्यादा नंबर आ रहा है, इसीलिए 5 से छोटी जितनी भी होंगी, जैसे 1 2 3 और 4, 5 से छोटी जितनी भी हमारे पास नंबर्स होंगे, याद रखना इसमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा। कोई सोचे कि हम यहाँ पे ज़ीरो लिख दें, ज़ीरो के साथ 1/4, वो शामिल होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को पहले हमें क्या करना होता है, जैसे सपोज कोई एक नंबर आ गया हमारे पास ज़ीरो के साथ 1/4 आ गया, तो क्या ये नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन है? तो ये नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें इसको इससे होल नंबर को डिनोमिनेटर से पूर्ण संख्या को हर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही आंसर 0 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 के अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकती, वही आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 0 को हम यहाँ पे रख ही नहीं सकते। और अगर 0 को चलो रख भी दें, ये 0 आ गया और उसके बाद हमने इसको इसमें प्लस किया तो 1/4 आ गया नॉर्मली। तो जब 1/4 ही भिन्न आना है, 1/4 ही फ्रैक्शन आना है,
तो मतलब 0+1 तो 1 आएगा, 0+1 तो हमारे पास 1 आएगा। आप सोचोगे कि 1/4 कैसे हो गया है, 0+1 तो 1 आएगा, लेकिन जब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर हमें इसका जो मतलब इसको गुणा करने के बाद और इससे जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो आएगा 1, और नीचे हमें हर एज इट इज लिखना पड़ता है, जैसे का जैसा लिखना पड़ता है जो सवाल में दे रखा है। तो इसका वैल्यू 1/4 आएगा। तो अगर 1/4 फ्रैक्शन है ऑलरेडी, तो उसके आगे 0 लगाने की ज़रूरत क्या है, अपन डायरेक्ट 1/4 तो लिख रहा था, यहाँ पे 0 को हटा दो। तो इसीलिए 0 को हम यूज़ नहीं करते, हमेशा हम नंबर शुरू करेंगे इसमें 1 से। और क्योंकि 5 बार में 17 से ज़्यादा बन रहा है, 20 बन रहा है, यहाँ पे 4 पंजे 20, 4 5 20, 5 बार में ज़्यादा बन रहा है, तो इसलिए 5 से छोटे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 वो सभी नंबर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 यूज़ करके देखते हैं 1 से क्या बनेगा। तो 4 को हमने 1 से गुणा करा, कितना बना। पहले हमें क्या करना पड़ता है, पहले हमें यहाँ पे जो होल नंबर है, जो पूर्ण संख्या है, उसको हर से गुणा करना पड़ता है। तो पहले होल नंबर को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। तो पहले होल नंबर हमारे पास 1 है, ठीक है, होल नंबर हमारे पास 1 है, और नीचे हमारे पास 4 है। होल नंबर 1 है और नीचे 4 है। तो अब हमने पहले तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। 4 एकम 4, 4 आ गया। अब 4 में 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाए, क्योंकि ऊपर वाले नंबर को जोड़ना पड़ता है ना, यहाँ पे ऊपर वाले नंबर को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होता है और ऊपर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर प्लस होता है। ऊपर वाले नंबर को हमें प्लस करना है, तो यहाँ पर 4 के 4 एकम 4, ये तो बन गया मल्टीप्लाई करने पे 4। अब 4 में कितना जोड़े कि 17 आ जाए, तो 4 में कितना जोड़ेंगे हम, 13 जोड़ेंगे। तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन तो हमारा ये बन गया 113/4। दूसरा मिक्स्ड फ्रैक्शन हम बनाते हैं 2 से। तो 2 से क्या बनेगा, हमारे पास 2 चौक 8, और 8 में कितना जोड़ेंगे, 17 है, तो 9 जोड़ देंगे। 2 9/4। वैसे अब 3 से क्या बनेगा, 3 से क्या बनेगा, तो 3 चौक 12, और 12 में कितना जोड़े, तो 12 में हम जोड़ेंगे 5, तो बनेगा 3 5/4। वही जो फ्रैक्शन जो हमने यूज करा था वही भिन्न आ गया। और इसी तरह 4 को 4 से करेंगे तो भी 16 बन रहा है, 17 से कम आ रहा है। तो एक और कितना बनेगा इसमें, एक और कितना बनेगा, 4 चौक 16 और 1, कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 में कितने जोड़े, 17, तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। तो 4 के साथ 1/4। तो मैंने आपको यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिश्रित भिन्न भी बता दी है, और उसको कैसे हमने इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित भिन्न में चेंज करा, और अनुचित भिन्न को कैसे मिश्रित भिन्न में, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यही ख़त्म करते हैं। आज हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और उनके टाइप्स देख लिए। अब अगली जो रीड की क्लास आएगी वो आएगी आपकी 2 दिन बाद, यानी कि आज जैसे 17 अक्टूबर है, तो अगली क्लास आपकी जो रीड बैच की है वो 19 अक्टूबर को आएगी। कल 18 अक्टूबर को जो स्कूल की एनसीईआरटी सिलेबस का जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। उसकी भी क्लासेस यहाँ पर इस चैनल पे चल रही हैं।
एक दिन में एक से ज़्यादा क्लासेस अपलोड नहीं कर सकते, और भी कुछ पर्सनल काम है, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, इस वजह से अभी शुरुआत हमने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से की है, जैसे इस रीड बैच की। तो धीरे धीरे हम और भी चैप्टर्स करेंगे। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है आप सजेशन भेज सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि सर फ्रैक्शंस के बाद आप ये वाला टॉपिक पढ़ाइए, तो वो वाला टॉपिक हम ले लेंगे। वरना हम जो बुक है, जो सिलेबस है, उसमें सिलेबस जो है उसमें हम इसी ऑर्डर वाइज चलेंगे। फ्रैक्शन से इसीलिए शुरू किया क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे डाला था, तो कुछ लोगों ने, मतलब एक दो लोग जो मेरे साथी हैं जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, एक दो, वो उन्होंने मुझे बोला कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से शुरुआत करनी चाहिए। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने शुरुआत फ्रैक्शन एंड डेसिमल से की है। इसके बाद या तो मैं जो पहला या दूसरा चैप्टर होगा इसका वो उठा लूँगा, और अगर आप कोई चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन लिख दो कि सर फ्रैक्शंस के बाद इस चैप्टर को पढ़ाओ, तो हम उसी चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वाला हम फॉर्मूला रखेंगे। जैसे मान लो अगर दो बच्चों ने सजेशन दिए अलग अलग चैप्टर्स के, तो पहला सजेशन जिस बच्चे का आएगा, जिसका आएगा, वो सजेशन वैलिड होगा, उसके चैप्टर को हम पहले पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अब अगला वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगा 2 दिन के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, कैसे कंपेयर करते हैं, उसके अलग अलग तरीकों के बारे में हम उसमें जानेंगे। और फिर आगे के वीडियोस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और उनसे रिलेटेड क्या क्या सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब भी देखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।